नमस्कार दोस्तों, मैं वेल्दी चक्रधर। मैं लगभग 20 साल से म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और टैक्स प्लानिंग में हूँ। मैं आज आपको एक चैनल शुरू किया हूँ वेल्दी चक्रधर नाम से। इस चैनल में आज तक मैंने 136 वीडियोस कर चुका हूँ तेलुगु में। इधर से हम सोचा कि थोड़ा मेरा बहुत सारा क्लाइंट्स है हिंदी में, तो नॉर्थ साइड में, तो पैन इंडिया बेसिस में मेरा क्लाइंट्स है। सो पूछ रहे हैं कि भाई आप थोड़ा हिंदी में भी करो, हमको भी आसान होता है समझने के लिए। इसलिए मैं भी थोड़ा वीडियोस हम भी प्लान कर रहे हैं हिंदी में करने के लिए। दोस्तों, इधर फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है दिखते हैं आसान बहुत, बट मगर बहुत बहुत मुश्किल है। समझने में भी बहुत बहुत मुश्किल है और कामयाब करने में बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम बोलते हैं कि एक एडवाइज़र का ज़रूरत आपको होना ही है इसमें। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेरा इधर से लेके और कोई काफ़ी एपिसोड्स में हिंदी में मैं अभी आपको बोल देता हूँ। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन का क्या होता है। बाद में हम समझाएंगे म्यूचुअल फंड्स में ऐसे भी क्या होता है, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान क्या होता है, फंड्स कैसा चूज़ करना है, और वो सब के बारे में हम धीरे धीरे से पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पहले प्लानिंग क्या है। प्लानिंग मतलब हम सोचते हैं कि ओके, कुछ चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान है, या तो चिल्ड्रन मैरिज प्लान है, हमारा खुद का रिटायरमेंट प्लान है, ऐसा बोल के हम समझते हैं। मगर एक एग्जांपल की तरफ से हम देखेंगे एक प्लानिंग कैसा होना चाहिए। सपोज़ एक एग्जांपल में आपको देता हूँ, एक आने वाले संडे होता, तो एक आने वाले संडे में आपको एक इन्विटेशन मिला है, कज़िन का इन्विटेशन। और क्या है कि अरे भाई, मैं बोयनपल्ली में एक विला बन चुका हूँ, तो हाउस वार्मिंग का फंक्शन चल रहे हैं, तो सुबह सुबह फैमिली के साथ आ जाना बोल के आपको एक इन्विटेशन मिल गया है। उसी दिन आपके कज़िन का एक शादी हो रहे हैं ताज कृष्णा बंजारा हिल्स में। शादी सुबह हो जाता और फॉलोड बाय डिनर और लंच बोलते हैं ना 1 बजे को। ऐसा इन्विटेशन आ गया। और एक इन्विटेशन मिल चुका है आपका बॉस तरफ से, जो ऑफिस में जो रिपोर्टिंग देते, उस बॉस का बेटी का पहले बर्थडे का इन्विटेशन वो शाम को है। अभी आपको क्या आ गया, एक ही दिन में 3 इन्विटेशंस आ गया। 3 की 3 इम्पोर्टेंट है, किसी को भी हम छोड़ना नहीं है, तो हर जगह पे अटेंड करना है। तो अब क्या करते हैं इसके लिए अब क्या करते हैं, पहले डेट पता चला गया कि संडे आने वाले संडे है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर होता है कि पहले कहाँ पे हाउस वार्मिंग का जो प्रोग्राम था वो सुबह सुबह जाना है, तो ब्रेकफास्ट उधर कर सकते हैं, और लंच के टाइम पे मैरिज के पास अटेंड कर सकते हैं, और डिनर बॉस का बेटी का बर्थडे पार्टी को अटेंड कर सकते हैं। ऐसा हो गया। तो उसमें आप पहले ज्वेलरी देखते हैं, कपड़े देखते हैं, क्योंकि हर जगह पे हर एक कपड़े चेंज करना पड़ता, तो बीच में घर को आना पड़ता, तो ऐसा प्लान होता। सुबह जाना, तो संडे आ गया, आप पहले ही सोचा है कि प्लान किया कि कैसा कपड़ा पहनना है, तो आराम से कब से निकलना है घर से, वो भी प्लान हो गया। पहले हाउस वार्मिंग सेशन को अटेंड किया, ब्रेकफास्ट किया, उधर वो लोग थोड़ा सा गिफ्ट दे दिया आपका, और वो लोग बोलेगा कि आपको शाम तक रात रहो, या तो नाश्ता करके जाओ, लंच करके जाओ। आप बोल दे कि हमको ऑलरेडी कुछ और एक एंगेजमेंट्स है, कज़िन का मैरिज भी है, उधर जाना पड़ता है, ऐसा बोल के एक्सक्यूज़ मार के हम निकल जाते हैं। तो फिर वापस घर में आते हैं, घर में पूरा कपड़े चेंज करते हैं, फ्रेशअप होते हैं, फिर सीधा मैरिज को चल जाते हैं एक और गिफ्ट लेके। उधर भी अटेंड होने के बाद 3 बजे 4 बजे को निकलते उधर से, फिर वापस आते घर को, फिर चेंज करना कपड़ा और छोटा सा गिफ्ट लेना, फिर बॉस का बेटी को फर्स्ट बर्थडे का अटेंड करना है फंक्शन। सो ऐसा एक प्लानिंग हो गया। ऐसे ही हमारा ज़िंदगी में भी प्लानिंग होता। उसके साथ साथ आपको छोटा छोटा और एक भी आता इन्विटेशंस। क्या है कि आपका दोस्त कॉल करके, मैं एक घर देख रहा हूँ खरीदने के लिए, आप मेरे को हेल्प करो ना बोलते, तो आप उसको बोलते कि नहीं यार, मेरा ऑलरेडी एंगेजमेंट है, एंगेज है, पूरा दिन बर्थडे पार्टी को जाना है, शादी को जाना है, हाउस वार्मिंग को जाना है, ऐसा बोल के एक्सक्यूज़ मारते। उसी दिन आपको प्रायोरिटी में 3 फंक्शन रहता, बीच में थोड़ा छोटा एक कज़िन है आपका, वो US चल जा रहे हैं, उसको सेंड ऑफ देना है, उसको इग्नोर करते।
तो कोई ऐसा ऐसा इन्विटेशन आता है कि कुछ इग्नोर कर सकते हैं, कोई ऐसा इन्विटेशन आ सकता है कि अब ज़रूर जाना पड़ता। तो हमारी ज़िंदगी में भी कोई गोल्स होता है, वो कंपलसरी करना पड़ता। कोई गोल्स होता है छोटे छोटे, उसको आप इग्नोर कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है? इंपॉर्टेंट गोल्स बोले तो पहले चाइल्ड 1 का एजुकेशन, सेकंड चाइल्ड 2 का एजुकेशन, और तीसरा रिटायरमेंट। दिस 3 आर द मोर इम्पॉर्टेंट गोल्स इन एनी वन लाइफ, है ना। तो इसलिए जैसा एक ही दिन में हम 3 फंक्शन कवर करना है, इधर क्या होता है, हमारा सैलरी जो होता है 1 लाख पर मंथ, उसमें पूरा खर्चा निकल गया 80,000 रुपीज़, तो बच गया 20,000 पर मंथ। उसी 20,000 से हम ये 3 हमारा जो मेन गोल्स है उसको कामयाब करना पड़ता। तो इसलिए हमको प्लानिंग का बहुत ज़रूरी होता। जैसा जैसा हम प्लान किया बर्थडे पार्टीज को अटेंड करने के लिए, शादी को अटेंड करने के लिए, हाउस वार्मिंग को अटेंड करने के लिए, ऐसा पहले ही 3 गोल्स प्रायोरिटी में लिख के, बाद में छोटा छोटा गोल होता कि ओके वैकेशन पे जाना है, नहीं तो किसी बड़ा कार लेना है, नहीं तो और विला लेना है, ऐसा कुछ छोटे छोटे होता, वो उसको इग्नोर कर सकते, नहीं तो कामयाब भी कर सकते इसके साथ साथ। तो हमारा जो बच गया और 20,000 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल पॉइंट है। एक ही दिन में कैसा हम 3 अटेंड किया फंक्शन, ऐसा ही 20,000 रुपीज़ में हम इस तीनों को, और मौका मिले तो दूसरे छोटे छोटे गोल्स को भी मीट करने के लिए हम प्रयास करना है। क्योंकि हमारा जो इनकम है वो बढ़ने वाला नहीं है, उसी के सेविंग्स होता है, तो वो सेविंग्स के हिसाब से हम करना पड़ता है। तो हम पहले देखे हैं फाइनेंशियल गोल्स, पता चला है कि कैसा कैसा हम प्लानिंग करना है, उतना ही सैलरी से, उतना ही सेविंग्स से। अभी हम पहले क्या करना है, गोल क्या है, पहले गोल लेना है, और गोल का कितना टाइम है, और टाइम में हम कितना पैसा चाहिए, हम वो देख लेंगे बोर्ड के ऊपर। दोस्तों, हम कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले हमको इन्फ्लेशन के बारे में पता करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इन्फ्लेशन जो है बहुत की रोल प्ले करता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। एक्चुअली ये इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो साल के बाद साल ईयर ऑन ईयर क्या होता, इन्फ्लेशन बाहर बढ़ते रहता। आज सब्ज़ी, चावल, दूध, हर सब, और चिल्ड्रन का स्कूल फीस, पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब साल के साल ऊपर क्या होता, बढ़ते जाता। वो एकदम 10% बढ़ते नहीं है, 6%, 5% ऐसा बढ़ के जाते हैं। इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि कितना वो ग्रो हो रहे हैं। इसलिए हम ये फार्मूला अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला क्या बोलते हैं आपको, 72/I=N। ये इन्फ्लेशन का एक फार्मूला है। इसमें आपको क्या करना पड़ता, 72 के आई के जगह पे आप इन्फ्लेशन का रेट क्या है बाहर आज मार्केट में वो देखना है। 6% चल रहे हैं, तो 6% इधर लगा है, तो आपको कितना आंसर आ गया, 12 बोल के। एन इज 12 बोले तो 12 साल, 12 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, आज 2023 में हमारा घर का खर्चा 50,000 रुपीज़ पकड़ ले, तो इसमें EMI ऐड नहीं कर रहा हूँ घर का, और इसमें स्कूल फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली जनरल प्रोविजंस, ट्रांसपोर्ट, हमारा जो लाइफस्टाइल होता, कपड़े, थोड़ा मेडिकल एक्सपेंसेस। ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको आपका मम्मी डैडी को पूछ सकते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट, और आज तक पापा रिटायरमेंट हो सकता है शायद, सो पापा को कॉल करके पूछना है आपका घर का आज कितना खर्चा हो रहे हैं, मम्मी का और आपका। बेटा बोलेगा कि बेटा मेरे को 50,000 को चल रहे हैं आजकल, क्योंकि खाली मेडिसिन में 20,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं आजकल पापा बड़े लोग। तो 50,000 रुपीज़ में आपको मेडिसिन और मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सब वगैरह वगैरह आते हैं। अभी एक 12 साल ऐड करें तो उसको कितना होता, 2035 में यही 50,000 का खर्चा आपको 1 लाख होता। सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग,
आपको 2035 में 50,000 जो हो रहे हैं आज कल खर्च वो 1 लाख हो जाएगा। फिर इधर से 12 साल देखें तो 2047 में 2 लाख महीने का खर्चा होगा, खाली 2% का। एज ऑफ 60 ईयर्स जितने लोगों को आते 2047 में, उन लोगों का मंथली एक्सपेंसेस 2 लाख का होना पड़ता है। तो इसके हिसाब से हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है। तो रिस्क कॉर्पस कितना चाहिए इसके हिसाब से, सपोज किसी ने 60 ईयर्स, दोस्तों इधर हमको क्या पता चला कि 2023 में हमको 50,000 चाहिए, तो 2035 में यही 50,000 का एक्सपेंसेस 1 लाख होगा। उधर से लेके 2047 में लगभग 2 लाख का मंथली एक्सपेंसेस ज़रूरत होता है। तो रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं उसको। तो 2047 में 60 ईयर्स किसको आता ना, उसको महीने का खर्चा 2 लाख का होता। तो 60 ईयर्स का 2047 बोले तो आज 2023 में 36 ईयर्स। सो किसका 36 ईयर्स एज है आज, बाई 2047 उसको कितना पर मंथ चाहिए, 2 लैक्स। महीने में 2 लैक्स चाहिए तो कितना उसके पास कॉर्पस रहना है बैंक में, तो एवरी मंथ इंटरेस्ट आना है तो 4 करोड़। दोस्तों ऐसा प्लानिंग करना है, ऐसा हम कभी भी वेट नहीं करना है ओके मेरे को इतना चाहिए, मेरे को 1 लाख ज़रूरत है, बस है काफ़ी है, ऐसा हम कभी भी सोचना नहीं है। एक पूरा इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करके हमको पता करना है कि हमारा जब एज आएगा, उम्र आएगा 60 ईयर्स, मेरे को कितना रिक्वायरमेंट है, इसका रिक्वायरमेंट के लिए मेरे को कितना कॉर्पस बिल्ड करना है। ऐसा पूरा एक पेपर में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करना पड़ता। क्योंकि हम इसको इग्नोर करें तो क्या होता, एज तो स्टॉप नहीं है, एज तो बढ़ते हुए रहते हैं। 60 ईयर्स आने के बाद उसका प्लानिंग ठीक से नहीं है तो 2 लाख के बगल में खाली 50,000 आता पर मंथ। 50,000 पर मंथ आए तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है उसका बहुत उसके ऊपर असर रखता है। इसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका खराब हो जाता। सो प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग करना है भाई दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताया। दोस्तों आज एजुकेशन बाहर इन्फ्लेशन देखे तो लगभग 18% के हिसाब से जा रहे हैं। बोले तो सपोज आपका बच्चे पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में, किसी इंटरनेशनल स्कूल में, आप जो एडमिट होता तभी बोल देता कि हम एवरी ईयर 10% आपका फीस बढ़ते हैं। तो खाली 10% फीस बढ़ते हैं, मगर उसके साथ साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन और यूनिफॉर्म, और बड़ा होने के बाद हम अलॉन्ग विथ एजुकेशन को उन लोगों का हॉस्टल को भी देखना पड़ता। हॉस्टल का खर्चा भी है। सपोज़ अभी मेरा क्लाइंट से इसका बच्चे बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो चेन्नई में पढ़ रहे हैं, नहीं तो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, उन लोगों का एजुकेशन कॉस्ट तो पूछो ही मत, कम से कम 2 लाख to 3 लाख इतना खर्चा हो रहा है। तो हम इसलिए इतना बढ़ रहे हैं कि 18% के हिसाब से एजुकेशन कॉस्ट आजकल सर्वे में पता किया कि 18% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर एजुकेशन कॉस्ट बढ़ के जा रहे हैं। बोले तो एवरी 4 ईयर्स एजुकेशन कॉस्ट जो है वो डबल हो रहे हैं। सपोज आप पता किया कि आज का MBA करना है, नहीं तो किसी BTech करना है, उसका खर्चा
10 लाख है तो 2023 में 10 लाख है तो एवरी 4 ईयर्स ऐड करना, 2027 में उसका होगा आपको 20 लैक्स, 2031 में होगा आपका 40 लैक्स। ऐसा एजुकेशन कॉस्ट एवरी 4 ईयर्स बढ़ के जा रहे हैं। तो शायद आपका अभी आपका किड 5 ईयर्स ओल्ड है, समझो 5 ईयर्स में फर्स्ट क्लास में होता और एटीन ईयर्स में ग्रेजुएशन होता। गैप है 13 ईयर्स, अंदाज में 4 टाइम्स बोले तो आज का कॉस्ट 10 लैक्स है तो 10 लैक्स विल बिकम 20 लैक्स, 20 विल बिकम 40 लैक्स, 40 विल बिकम 80 लैक्स। जो आपका बच्चा हायर एजुकेशन के टाइम पे आता, ग्रेजुएशन के लेवल पे आता, उस टाइम का आज का जो 10 लैक्स का फीस है वो 80 लाख का हो जाता। तो इसके हिसाब से आप प्लानिंग करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, हम उस टाइम पे सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी स्कूल का फीस ही ज़्यादा हो रहे हैं, कैसा हम उसको और प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। पर वो बहुत गलत है भाई। हमको एक टॉप क्वालिटी एजुकेशन देना पड़े तो आजकल आप कभी यहाँ जब भी इंक्वायरी करो 10 लाख के नीचे कहाँ भी नहीं है। तो अभी 15 साल के बाद वही 10 लाख का फीस आपको लगभग 80 लाख तक होगा। तो आपको प्लानिंग ऐसा होना है, इधर से लेके 15 साल के बाद आपको 80 लाख आना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करें तो आपको उतना रिटर्न आएगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे जाने में। तो पहले फ्रेंड्स ये तो गोल का प्लानिंग है। आपको मैंने ऐसा ऐसे बोल दिया कि कैसा रिटायरमेंट प्लान करना है, कैसा एजुकेशन प्लानिंग करना है। तो इसके हिसाब से आप का प्लानिंग ऐसा होना है कि एक ज़रूरी है, एक जो कॉस्ट इससे हम एस्केप नहीं कर सकते, ये तो ज़रूरी करना पड़ता। इसलिए हमारा प्लानिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कल का दिन में एक किसी तरफ से भी हमको नुकसान नहीं आना चाहिए, 100% ये सॉल्व होना चाहिए। दोस्तों यही इन्फ्लेशन के बारे में। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्फ्लेशन बहुत की रोल प्ले करता है। हम सोचते हैं कि आज का 10 लाख है बोल के, मगर कल का दिन में वही 10 लाख 70 लैक्स टू 80 लैक्स तक चल जाएगा। तो आज आपका किड फर्स्ट क्लास में हो गए तो अभी से अभी शुरू करना है, कैसे प्लानिंग करना है। सपोज आपका बच्चा ऑलरेडी 8th क्लास में है, आज का उसको खाली 8 लाख 8 ईयर्स पीजी करने के लिए का और 80 ईयर्स है, तो इसका कितना है 40 लाख का ज़रूरी है। गैप कितना है 8 ईयर्स, एवरी 4 ईयर्स आपका प्राइस बढ़ रहे हैं। इधर 10 लैक्स 4 ईयर के बाद बोले तो 12 ईयर्स आता, उधर 20 लैक्स, जब उसका 16 आता तब उसका कॉस्ट होगा 40 लैक्स। सपोज आपका किड का एज आज 8 ईयर्स है, उसका हायर एजुकेशन के टाइम पे आपको 40 लैक्स ज़रूरी है उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा हम प्लानिंग करना है। बच्चों का एज कितना है, इतने साल में वो लोग एजुकेशन में चल जाएगा, उस टाइम पे उस एजुकेशन का कॉस्ट कितना हो सकता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग में। दोस्तों ऐसा हम दिमाग में नहीं है, पूरा कागज़ के ऊपर, बुक के ऊपर, नहीं तो एक्सेल शीट के ऊपर
सिस्टम में बैठ के पूरा कैलकुलेशन करके रखना है, तो कल की हमको डिफिकल्ट नहीं होता। दोस्तों, हम आज सीख लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि सेविंग्स क्या है, स्पेकुलेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, उसमें तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, और हमारा जो गोल्स होता है लाइफ में, इम्पोर्टेंट गोल्स जैसा कि रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, इसके हिसाब से हम कैसा प्लान करें तो अच्छा कामयाब होता, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता, हम वो सब पता करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और आपका फ्रेंड्स को, दोस्त को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों को बहुत कामयाब होता, हेल्प होता उसका फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। और लाइक भी मारना। थैंक यू।